आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस केस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ। ये मामला है गुजरात का। गुजरात में एक शहर है पाटन, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। पाटन को गुजरात के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। तो इसी पाटन शहर के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है जाखोत्रा। जाखोत्रा गांव पाटन शहर के मुख्यालय से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। और इसी जाखोत्रा गांव में अभी पिछले मंगलवार को, आज तो फ्राइडे है, मैं आप लोगों के सामने हूं, और मंगलवार यानी मैं एग्जैक्टली डेट देखकर आपको बता दूं, मंगलवार जो है वो 27 तारीख है। तो पिछले मंगलवार को हुआ ये कि इस जाखोत्रा गांव में एक आदमी अपनी बीवी और 3 साल के बेटे के साथ अपने घर में सो रहा था। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक उस आदमी की नींद खुली, और नींद इसलिए खुली क्योंकि 3 साल का जो बेटा है वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो अपनी मम्मी को खोज रहा था। उसके पास मम्मी थी नहीं, यानी इस आदमी की बीवी जो है अपने बेड पर नहीं थी। तो इस आदमी को थोड़ी चिंता भी हुई कि अरे मेरी वाइफ कहाँ गई। इस आदमी का नाम है सुरेश गेंगा भीमा अहिर। तो ये जो सुरेश है, इसको हम सुरेश अहिर कहेंगे, बीच के 2 नाम अभी फ़िलहाल हटाते हैं समझने के लिए। तो ये जो सुरेश अहिर है, ये परेशान हुआ कि मेरी वाइफ कहाँ गई, बेटा काफ़ी देर से रो रहा है। तो फिर उसने बेटे को चुप कराया और फिर अपनी वाइफ को वो उसने ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले तो वो वॉशरूम की तरफ ही गया कि एक बार पता कर ले कि कहीं मेरी वाइफ जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडनाइट को वॉशरूम गई हो या कुछ कहीं पानी पी रही हो। तो किचन में, वॉशरूम में उसने ढूंढा, लेकिन उसकी वाइफ घर में नहीं थी। तो ये आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। 3 बज रहे थे, तो इसने अपनी वाइफ को तुरंत ही ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जो महिला घर में सो रही हो वो अचानक बिस्तर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए, घर में कहीं किसी कोने में न मिले, तो आदमी तो परेशान होगा। फिर वो ढूंढने लगा, घर से बाहर निकला और ढूंढते ढूंढते जो है वो तकरीबन सुबह का वक्त हो चला था, और भोर का समय कह सकते हैं। इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है वी आवर। तो इसी वी आवर में इस आदमी को अपने घर के पिछले हिस्से में कुछ सुलगता हुआ सा नजर आया, धुआं सा नजर आया। तो वो वहां पर गया और जाने के बाद वो ये देखकर सहम गया कि उसकी बीवी जो है वो बुरी तरह जली हुई हालत में उसके घर के पिछले हिस्से में पड़ी हुई थी, जिसको वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। ऑब्वियसली फ्रंट साइड में, गांव के दूसरे हिस्से में उसने ढूंढा होगा और घर के आसपास भी ढूंढा होगा, लेकिन नहीं मिली। और जब इत्तेफाक से घर के पीछे की तरफ गया तो थोड़ा धुआं उठता हुआ देखा और उसने देखा कि उसकी बीवी जो है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और आग जब बुझ रही होती है तो जिस तरह का कंडीशन होता है उस डेड बॉडी की कंडीशन वैसी ही थी। वो देखकर बुरी तरह से घबरा गया और परेशान हो गया कि उसकी बीवी को ये क्या हुआ, और मिडनाइट में आखिर उसकी बीवी को कौन आग के हवाले कर गया। क्या उसकी बीवी ने खुद अपने आप को आग के हवाले कर दिया या फिर किसी ने उसकी जान ली। ये सारे सवाल उसके मन में थे। लाश की हालत ऐसी थी कि चेहरा आग की वजह से पूरी तरह विकृत हो चुका था, बिगड़ चुका था, और बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा इंटैक्ट नहीं था जिसे देखकर ये इंश्योर कर पाता वो आदमी कि ये लाश जो है 100% उसकी बीवी की है। लेकिन उस लाश पर जो कपड़े थे, जो जेवर थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी गीता की ही है। तो वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, और पूरे गांव में तब तक ये खबर जो है जंगल में आग की तरफ फैल गई और लोग बहुत परेशान हो गए कि ये घटना हुई कैसे। इस बीच जब खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, और जो लाश बरामद हुई थी उस लाश की कुछ तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की और आसपास के लोगों को दिखाई। और इसके अलावा गांव और गांव के बाहर भी पुलिस ने उस लाश के बारे में पता करने की शुरुआत कर दी। ऐसे तो ये आदमी जो है सुरेश, ये कह रहा था ये मेरी बीवी की लाश है, लेकिन वो पूरी तरह कंफर्म नहीं था, क्योंकि बॉडी देखकर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। जो डील डॉल है, जो हुलिया है, उसे देखकर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो कपड़े थे और जो लाश पर जो जेवर थे वो उसकी बीवी के थे। तो इसीलिए पुलिस के मन में भी थोड़ा डाउट था कि पता नहीं ये लाश गीता की है या किसी और की है। इसीलिए पुलिस ने उसकी तस्वीरें क्लिक करवाई और उसके बाद आसपास के सारे इलाकों में उन तस्वीरों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा और लोगों से ये अपील की कि आप पहचानिए कि ये डेड बॉडी कहीं आपके परिवार के किसी मेंबर की या जानने वाले की तो नहीं है। जब पुलिस ने इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया तो पुलिस को बहुत शॉकिंगली एक आदमी मिला, जो आदमी उसी गांव का रहने वाला था, और उसने क्लेम किया कि अरे ये बॉडी तो मेरे बड़े भाई साहब की है। वो आदमी भी हैरान था। वो आदमी इस बात से हैरान था कि मेरे बड़े भाई साहब
उन्होंने लहंगा चोली क्यों पहनी और उनके शरीर में ये जेवर कहाँ से आए, वो बहुत हैरान था। लेकिन वो ये दावे से कह रहा था कि बॉडी को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई साहब हरजी देवा सोलंकी साहब की ही लाश है। और उसने बताया कि मेरे बड़े भाई की उम्र 56 साल की थी। तो एक गांव में एक ऐसी लाश जो दो लोगों से मिलती थी, एक परिवार की महिला से और दूसरे परिवार के एक सीनियर आदमी से, एक पुरुष से, एक लाश जिस पर दो लोगों का दावा, और दोनों दावों के पीछे अलग अलग कहानी। एक आदमी लाश को अपने भाई का बता रहा था, क्लेम कर रहा था और लाश के कपड़ों से हैरान था, और दूसरा आदमी कपड़ों को, लाश पर जो कपड़े थे उसे अपनी वाइफ का बता रहा था, लेकिन लाश को देखकर उसके मन में डाउट था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो पुलिस के सामने था। पुलिस के सामने चुनौती थी कि वो इस मामले को सॉल्व करे और पता लगाए कि वो डेड बॉडी किसकी है। अब चूंकि जो मौत हुई थी हरजी देवा सोलंकी की, उसका भाई क्लेम कर रहा था कि ये बॉडी मेरे भाई की है, तो ये तो एक क्लेम की बात हुई, लेकिन तब तक पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो दो बातें तो बिल्कुल सिरे से ही क्लियर हो गई। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये बॉडी जो है वो एक मेल बॉडी है, कोई महिला की लाश नहीं है। पहली बात तो ये पता चल गई। और दूसरी बात ये पता चल गई कि जिस भी आदमी की मौत हुई है उस आदमी की मौत जलने की वजह से हुई है, यानी वो आदमी जब जला तब वो जिंदा था। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी और तरीके से हत्या कर दी हो और वहाँ लाकर लाश फेंकी गई हो, ऐसा नहीं था। तो पोस्टमार्टम से ये दो बातें पता चली, लेकिन ये दोनों बातें जो है केस को कॉम्प्लिकेटेड और कर रही थी, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अगर ये मेल डेड बॉडी है तो उस पर महिला के कपड़े कहाँ से आए, और अगर ये मेल डेड बॉडी है तो वो जो महिला जिसकी तलाश उसका पति कर रहा था, सुरेश, अपनी बीवी गीता को ढूंढ रहा था, वो गीता कहाँ गई। तो गीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अब थाने में दर्ज हो चुकी थी, और उधर जो भाई है हरजी देवा सोलंकी जिसकी मौत हुई थी, उसके कत्ल का मुकदमा इस मामले में दर्ज हो चुका था। तो दो मामले पैरेलली अब चल रहे थे। लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए, चूंकि दोनों मामले एक दूसरे से कनेक्टेड थे, गीता के कपड़े जो है वो हरजी देवा सोलंकी की बॉडी पर मिले थे, तो पुलिस ने गीता के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और पुलिस को गांव में पूछने से, पड़ताल करने से एक बड़ी ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन गीता के बारे में पता चली। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो इन्फॉर्मेशन ये था कि ये जो गीता है, इसका उसी गांव के रहने वाले एक नौजवान भरत लुमा अहीर से अफेयर था। और भरत लुमा अहीर से इस अफेयर के बारे में गीता के परिवार के लोगों को भी जानकारी थी, और इस बात को लेकर परिवार के बीच में तनातनी का माहौल भी रहता था। लेकिन गीता जो है वो बहुत डेस्परेट थी भरत से मिलने जुलने के लिए, और तमाम पाबंदियों के बावजूद, रोक टोक के बावजूद वो रुकती नहीं थी और भरत से हमेशा ही मिलने की कोशिश किया करती थी। अब पुलिस ने भरत के बारे में, जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने भरत को ढूंढना शुरू किया, बट शॉकिंगली जिस तरह से गीता गायब थी उसी तरह से भरत भी गायब था। पुलिस ने अब भरत को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की, उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया, और जैसे ही मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसकी लोकेशन बनासकांठा के पालनपुर रेलवे स्टेशन के आसपास मिली। पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ये भरत जो है वो भाग रहा है। तभी रेलवे स्टेशन के आसपास इसकी लोकेशन है, और जहाँ का ये रहने वाला है, पाटन का, जाखोत्रा का, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो पुलिस ने फ़ौरन जो है, पुलिस की एक टीम वहाँ के लिए रवाना हुई, बनासकांठा के पालनपुर के लिए। और पालनपुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ भरत ही नहीं बल्कि भरत के साथ वो महिला भी मिल गई जिस महिला को पहले मरा हुआ समझा गया था, यानी गीता। अब सवाल यह है कि गीता अगर भरत यानी अपने प्रेमी के साथ पालनपुर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, तो फिर वो लाश पर गीता के कपड़े कहाँ से आए? तो जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी साफ हुई। गीता चूंकि भरत से प्यार करती थी और भरत के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, तो उसे और भरत को ये लगता था कि अगर वो यहाँ से भाग भी जाते हैं तो घर वाले पीछा करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, चैन से जीने नहीं देंगे, तो क्यों ना वो अपनी डेथ जो है वो फेक करे, यानी दुनिया को ये बताए कि मैं तो मर गई हूँ, और लोग अब उसे ढूंढना ही बंद कर दें। कुछ इसी प्लानिंग के तहत गीता ने और उसके प्रेमी भरत ने, इन दोनों ने मिलकर वो साजिश रची थी, और इन्होंने ये प्लान किया था कि वो गीता की कदकाठी का कोई भी पुरुष या महिला ऐसे किसी आदमी को ढूंढेंगे जिसको आसानी से शिकार बनाया जा सकेगा, और फिर उसकी बॉडी को आग के हवाले कर देंगे जिससे उसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। जिस रोज़ ये हत्या हुई उसी दिन रात को भरत ने और गीता ने अपने उस टारगेट को, हरजी देवा सोलंकी को, देख लिया था। और चूंकि हरजी देवा सोलंकी की कदकाठी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, तो भरत को और गीता को ये लगा कि वो उसको ओवरपावर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके उसकी जान लेने की कोशिश की। वो बेहोश हो गया, मौत उसकी नहीं हुई थी, लेकिन फिर उसको गांव के ही एक कोने में अपने मकान के पिछले हिस्से में लाकर
ये जो गीता है और उसका प्रेमी भरत, इन दोनों ने मिलकर उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। और लाश को आग के हवाले करने से पहले गीता के जो कपड़े थे, जो लहंगा चोली और जो चांदी के पायल वगैरह थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस आदमी को, हरजी देवा सोलंकी की बॉडी को, या तब तो वो जिंदा था, बल्कि हरजी देवा सोलंकी को पहना दिया और उसके बाद आग लगा दी पेट्रोल डालकर। रात को ये आग जो है तकरीबन 1 घंटे के आसपास जलती रही, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल का प्रभाव कम हुआ, चूंकि बॉडी में भी पानी होता है, आप सबको पता है, तो वो आग बुझ गई। तो डेड बॉडी जो है वो पूरी तरह से राख में तब्दील नहीं हुई, वो हो भी नहीं सकती थी। जली हुई हालत में वो डेड बॉडी मिली, जिसमें गीता के कपड़े और पायल वगैरह मिले। और इस तरह से एक बेगुनाह बेकसूर शख्स का, जिसका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं था, उसकी हत्या इन 2 लोगों ने कर दी, सिर्फ अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए। और फिर दोनों, प्रेमी और प्रेमिका, घर से भाग निकले। उन्हें उम्मीद थी कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन तफ्तीश हुई तो वो पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। ऐसी कहानियाँ पहले भी सुनने को आई हैं, लेकिन हर कहानी अपने आप में यूनिक होती है और हैरान भी करती है। हैरान इसलिए करती है क्योंकि हमारे और आपके जैसे आम लोग जो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, वो इस बात को यकीन नहीं कर पाते कि कोई किसी की हत्या इतनी आसानी से अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। आत्मरक्षा में किसी की जान ले लेना या गुस्से में आकर कभी कोई कुछ कर डाले, वो एक चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है। लेकिन प्री प्लान्ड तरीके से किसी बेगुनाह आदमी को टारगेट करना, उसको मार देना सिर्फ इसलिए कि मेरा भला हो जाए, ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं? इस बात पर हैरानी होती है। और यही वो हैरानी वाला जो पहलू है, वो मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं आप लोगों को इस तरह की अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाऊँ।